कल हम लोगों ने बात की कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में लिगेंड्स किस तरह से क्लासिफाई किए गए हैं और उन लिगेंड्स के कुछ एग्जांपल्स। और इससे पहले हमने कुछ कॉम्प्लेक्सेस की बात की, कॉम्प्लेक्स आयंस की बात की, कॉम्प्लेक्स जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसकी बात की। तो जो हमारी मेन टर्म्स जो काम आने वाली हैं इस चैप्टर में, उन सबको हम थोड़ा सा समझ चुके हैं और थोड़ा सा बेसिक जो है वो भी समझ चुके हैं। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को पढ़ने के लिए, मतलब समझने के लिए, कोई थियरी हमारे पास में नहीं थी। 1892 से पहले कोई थियरी नहीं थी और ना ही हम उनकी प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझ पा रहे थे। तो वार्नर ने बहुत सारे कंपाउंड्स को स्टडी किया, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स थे जिन्हें आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोलते हैं। उन बहुत सारे कंपाउंड्स को स्टडी किया और स्टडी करने के बाद 1893 में उसने अपनी एक थियरी प्रपोज की, जिसको हम वार्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं। और वार्नर ने इतने ज्यादा केमिकल कंपाउंड्स के बारे में स्टडी किया कि हम उनको फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी बोलते हैं। ठीक है, तो उनका जो मेन काम था, जिस काम को लेकर के उन्होंने, जिन कंपाउंड्स को लेकर के उन्होंने अपनी थ्योरी दी, तो उन्होंने कंपाउंड्स जो स्टडी किए वो किए कोबाल्ट क्लोराइड, ट्राइक्लोराइड बेसिकली। और उसको उसने अलग अलग तरीके से और डिफरेंट डिफरेंट जो अमोनिया मॉलिक्यूल्स थे उनके साथ में ट्रीट कराया। और वो कोबाल्ट, क्लोरीन और अमोनिया, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बहुत सारे कंपाउंड्स बनाए और उनको स्टडी करके देखा कि भाई ये हो क्या रहा है। कभी तो वो जो कोबाल्ट क्लोराइड है, मतलब COCl, Cl3 जो है, वो कभी तो 6 अमोनिया के साथ में रिएक्ट करके एक कंपाउंड फॉर्म कर देता है। कभी वो 5 अमोनिया मॉलिक्यूल्स के साथ में कंपाउंड, कभी 4 अमोनिया के साथ में कोई कंपाउंड, कभी 3 अमोनिया के साथ में, कभी 2 अमोनिया के साथ में। तो ऐसे करके बहुत सारे कंपाउंड्स को इन्होंने स्टडी किया और फिर देखा कि ये अलग अलग क्यों कर रहा है और क्या इसकी बेसिक नेचर है, किस तरीके का स्ट्रक्चरिंग बना रहा है जिसकी वजह से इसकी जो कंपाउंड है उसकी नेचर बदल जाती है या कंपाउंड बदल जाता है। तो उन सब चीजों को स्टडी करने के बाद उन्होंने अपने कुछ पॉस्टुलेट्स दिए उस वार्नर थ्योरी के अंदर। और वो पॉस्टुलेट्स क्या थे, इससे पहले कि मैं आपको पॉस्टुलेट्स बताऊं, मैं आपको उन कंपाउंड्स के बारे में बताता हूं सबसे पहले कि जिनके लेकर के वार्नर ने अपनी स्टडी की। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और उस स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन? सर। स्क्रीन दिख रही है बेटा? यस सर। ओके, यस सर। सो मैं जैसे आपको बता रहा था कि कोबाल्ट क्लोराइड, इसके साथ में उन्होंने सबसे पहले क्या किया, अमोनिया के साथ में इसको ट्रीट कराया और 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके साथ में इसको ट्रीट कराया। तो जो कंपाउंड फॉर्म हुआ वहां, क्या हुआ उसको, तो जो कंपाउंड फॉर्म हुआ वहां पे, वो क्या हुआ, वो हुआ आपका ये। मैं इसको एक बार, ये सही है। तो ये कंपाउंड मिला। जब इसने इसी कोबाल्ट क्लोराइड की रिएक्शन 5 अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ में की, तो क्या कंपाउंड क्या फॉर्म हुआ, ये NH3, ये यहाँ पे 5 और सॉरी एक Cl और यहाँ पे Cl2। इस तरह से एक और कंपाउंड उन्होंने जब COCl3 के साथ में बनाया और 4 अमोनिया मॉलिक्यूल्स लिए, तो क्या कंपाउंड बना, कोबाल्ट और ये NH3, ये 4 और ये Cl2।
और ये यहाँ पे Cl। इसी तरह से जब इन्होंने कोबाल्ट क्लोराइड की रिएक्शन 3 अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ में की, तो कंपाउंड जो फॉर्म हुआ वो फॉर्म हुआ और जब इन्होंने COCl3 की रिएक्शन 2 अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ में की तो कोई रिएक्शन नहीं हुई। इस चीज को देख करके अगर आप समझो यहाँ पे कि जब 6 मॉलिक्यूल थे अमोनिया के, तो ये सभी के सभी कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड से जुड़े हुए थे इस कोबाल्ट के साथ में, और यहाँ इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद में जो इस कोबाल्ट से जुड़े हुए 3 क्लोराइड आयंस थे वो बाहर थे। जब हमने इसको कम कर दिया, एक मॉलिक्यूल कम किया, तो ये 5 यहाँ पर अमोनिया मॉलिक्यूल रहे, लेकिन इसने ये बाहर से जो 3 Cl थे उनमें से एक क्लोरीन को अंदर ले लिया। ऐसे ही जब हमने यहाँ पर एक और संख्या कम की तो इन्होंने एक क्लोरीन को और अंदर ले लिया, जब और कम की तो इसने ये तीनों क्लोरीन को अंदर ले लिया। ये सारी की सारी चीजें देखने के बाद वर्नर को लगा कि ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो मेटल एटम है वो मेटल एटम अलग टाइप की वैलेंसी शो कर रहा है, और इस कोऑर्डिनेशन के बाहर जो स्पीसी आपकी आ रही है वो अलग टाइप की जो वैलेंसी है वो शो कर रहा है। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए और उन्होंने अपना एक पॉस्टुलेट दिया कि जो भी आप कंपाउंड किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लें, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमेशा 2 टाइप की वैलेंसी शो करता है। वो 2 टाइप की वैलेंसीज को उन्होंने कहा कि एक वैलेंसी तो होती है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी। क्या बोलते हैं? प्राइमरी वैलेंसी। और दूसरे टाइप की जो वैलेंसी इसमें है वो है आपकी सेकेंडरी वैलेंसी। ये 2 टाइप की वैलेंसीज इसके अंदर होती हैं, प्राइमरी वैलेंसीज और सेकेंडरी वैलेंसी। अब इन्होंने कहा कि प्राइमरी वैलेंसीज क्या होंगी और सेकेंडरी वैलेंसीज क्या होंगी। तो इन्होंने बताया कि प्राइमरी वैलेंसीज हमेशा और हमेशा वो होंगी जो किसी सॉल्ट के बनने के लिए जो नेगेटिव आयन की जो जरूरत होती है, जैसे हम NaCl बना रहे हैं या मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहे हैं, तो जो क्लोराइड है या मैग्नीशियम के साथ में जब बना रहे हैं या Na के साथ में जो बना रहे हैं, तो जो मेटल एटम के पास जो चार्ज है उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो वैलेंसी काम आ रही है उसको उन्होंने कहा कि वो प्राइमरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी क्या कहा उन्होंने? सेकेंडरी वैलेंसी के लिए उन्होंने कहा कि जो सेंट्रल मेटल एटम है वो जो स्फीयर के अंदर बंद है, वो जो स्क्वायर ब्रैकेट में बंद है, उसके जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, जो वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं, उनको जो लोन पेयर प्रोवाइड किया जा रहा है उसको सेटिस्फाई करने के लिए। दूसरी चीज उन्होंने इसमें एक और चीज जोड़ी कि प्राइमरी वैलेंसी हमेशा और हमेशा किसी एनायन के थ्रू ही सेटिस्फाई होगी, क्योंकि वो किसी ना किसी पॉजिटिव आयन को सेटिस्फाई करने के लिए है, इसलिए वो हमेशा निगेटिव होगी। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी ये हमेशा और हमेशा क्या होगी? ये हमेशा हमेशा नेगेटिव जो आपका एनायन है उससे सेटिस्फाई होगी। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो नेगेटिव आयन से भी हो सकती है और वो किसी न्यूट्रल एटम से भी हो सकती है या ग्रुप ऑफ एटम से भी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि हम वापस आए यहाँ ऊपर, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि ये जो Cl3 है, ये Cl3 प्राइमरी वैलेंसी है, क्योंकि अगर आप इसको डिसोशिएट करते हो, जैसे मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं, इसको अगर हम डिसोशिएट करें वाटर के अंदर, जब हम डिसॉल्व करेंगे इसको और जब इसका एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, तो ये क्या क्या फॉर्म करेगा? ये फॉर्म करेगा CO NH3 6 और 3 प्लस 3Cl माइनस। इस पर्टिकुलर फॉर्म में ये डिसोशिएट हो जाएगा, और जब इस पर्टिकुलर फॉर्म में ये डिसोशिएट हो जाएगा तो आप देखोगे कि ये जो 3 जो Cl आपको दिख रहे हैं, ये 3 Cl इसकी इस +3 जो पॉजिटिव चार्ज है इसको सेटिस्फाई करने के लिए प्रेजेंट है। तो इसीलिए ये जो Cl3 हमारे पास में ये जो काम आए हैं, ये है आपकी प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी।
ठीक है ना, जिसको आप पीवी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, अच्छा, और ये जो कार्बन, सॉरी, ये जो कोबाल्ट है, ये कोबाल्ट, ये जो 6 अमोनिया से घिरा हुआ है, सराउंडेड है, ये है हमारे पास में सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, तो अभी देखो ये अमोनिया जो है वो क्या है, न्यूट्रल। लेकिन हम इसके अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल क्या कहता है, हमारा अगला एग्जाम्पल कहता है कि हमने यहाँ पर अब 5 मॉलिक्यूल लिए अमोनिया के। तो यहाँ आप देखोगे कि 5 मॉलिक्यूल अमोनिया के आ गए, लेकिन एक मॉलिक्यूल जो यहाँ एक जो Cl3 था, इससे ये एक अंदर इसने लिया और यहाँ इसको एक Cl इस स्फीयर के अंदर डाल करके, और Cl2 सिर्फ हमारे पास बाहर रह गया। अब अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व करें, तो अब मैं इसको अगर वाटर में डिसॉल्व करता हूं, अब अगर मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करूं, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा CO NH3 का होल 5 Cl2 प्लस 2Cl माइनस। इस तरह से फॉर्म कर रहा है, क्योंकि 2 Cl बाहर थे, इसलिए हमने यहाँ पे 2 Cl इधर कर दी। ये प्राइमरी वैलेंसी है आपकी, तो यहाँ पर आप ये बता सकते हो कि ये दोनों जो है वो आपके प्राइमरी वैलेंसी के हैं। और यहाँ आप देखोगे, यहाँ पर ये सेकेंडरी वैलेंसी है, और ये जो Cl है ये भी सेकेंडरी वैलेंसी है। ठीक है, तो यहाँ आप अमोनिया जो है वो न्यूट्रल नेचर का है, और ये जो Cl है ये नेगेटिव नेचर का है, एनाइन है। तो दोनों ही, तो मैं जो आपको यहाँ बात बता रहा था कि सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो आपका नेगेटिव आयन भी हो सकता है, वो आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, दोनों से सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है, अब मैं वापस ऊपर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे को आपको ये बताना था कि प्राइमरी वैलेंसी हमेशा और हमेशा नेगेटिव होगी, और सेकेंडरी वैलेंसी नेगेटिव और न्यूट्रल दोनों ही हो सकती है। तो मैं समझता हूँ आपको प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों समझ में आ रही होंगी कि दोनों की दोनों जो हैं वो किस तरीके से काम करती हैं। अब अगर हम, ये तो हमारी पहली ऑब्जर्वेशन थी जो वार्नर ने वहां पर देखी कि सेंट्रल मेटल एटम 2 टाइप की वैलेंसीज को शो करता है। अच्छा, किसी भी कंपाउंड में प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को निकालना भी आपको आ गया कि प्राइमरी वैलेंसी जो होगी वो हमेशा स्फीयर के बाहर होगी, और सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा स्फीयर के अंदर होगी। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में आपको दिखा रहा हूं, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और बाहर, ये जो अंदर वाली जो चीज है वो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी है, और जो बाहर वाली चीज है वो आपकी प्राइमरी वैलेंसी है। तो आप किसी भी कंपाउंड के लिए ये इजीली निकाल सकते हो कि उसके अंदर कितनी प्राइमरी और कितनी सेकेंडरी वैलेंसी है। अगली बात क्या कहता है ये कि जितने भी सेंट्रल मेटल एटम हैं किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उसकी जो प्राइमरी वैलेंसी है वो तो होती है वेरिएबल, वो बदल सकती है, कभी 1 हो सकती है, कभी 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा एक ही रहेगी, सेम रहेगी, वो कभी चेंज नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं कि कोबाल्ट भी उतनी दिखाएगा, निकल भी उतनी दिखाएगा ना। मैं यहाँ जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पर जो हमने जितने भी यहाँ पर ये सारे कंपाउंड बनाए हैं इसमें सब कोबाल्ट है। अब कोबाल्ट की जो सेकेंडरी वैलेंसी सभी में जो आई है वो आई है कितनी, वो कोबाल्ट की वैलेंसी जो सेकेंडरी वैलेंसी आई है वो आई है 6। अब आप यहाँ देखो 6 अमोनिया है, यहाँ पर 5 और 1 क्लोरीन तो 6 हो गए, यहाँ पर 4 अमोनिया और 2 क्लोरीन 6 हो गए, यहाँ पर 3 अमोनिया और 3 क्लोरीन 6 हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेकेंडरी वैलेंसी किसी भी सेंट्रल मेटल एटम की हमेशा फिक्स रहेगी, कभी भी चेंज नहीं होगी। जबकि प्राइमरी वैलेंसी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जब से आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर हमने देखा था कि 3 वैलेंसी थी, यहाँ पर इसकी 2 वैलेंसी थी, यहाँ पर 1 वैलेंसी थी, यहाँ पर कोई वैलेंसी नहीं है, ये मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और यहाँ पर तो रिएक्शन ही नहीं हो रही। ठीक है, तो इस तरीके से प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को आप हमेशा बता सकते हो कि कौन चेंज होगी और कौन चेंज नहीं होगी अलग अलग कंपाउंड्स को लेकर के। मेरी बात समझ में आ गई सभी को? वो हमेशा फिक्स रहती है और उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर? ओके, नेक्स्ट चीज क्या है? नेक्स्ट चीज है कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो प्राइमरी वैलेंसी होती है आयोनाइजेबल। प्राइमरी वैलेंसीज आर आयोनाइजेबल, बट सेकेंडरीज वैलेंसीज आर नॉन आयोनाइजेबल। अब आयोनाइजेबल और नॉन आयोनाइजेबल से आप क्या मतलब समझते हो?
आप क्या इस चीज को जानते हो या नहीं जानते हो, इस पर थोड़ी सी अगर नहीं जानते हो तो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आयनाइजेबल क्या होता है। आयनाइजेबल वो होता है जिसको अगर हम डिसोशिएट करें तो वो अपने आयंस में डिवाइड हो जाए या पॉजिटिव नेगेटिव आयंस में डिवाइड हो जाए। तो देखो जब मैं इसको तोड़ रहा था यहाँ पे, अभी मैंने जब यहाँ पर आपको इसका एग्जाम्पल दिखाया था, तो मैंने जब इसको ब्रेक किया तो ये टूट गया था। तो ये किसमें टूटा था? एक तो टूटा ये CONH3 का होल 6 और इस कोऑर्डिनेशन स्ट्रेंथ पर 3 प्लस चार्ज पे, और एक Cl माइनस में। प्राइमरी वैलेंसी तो टूट गई, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी जो ये जो अमोनिया है 6 के 6, ये इसी के अंदर रहे, कोऑर्डिनेशन स्पेयर में ही रहे, ये नहीं टूटे। अगले वाले उसमें भी मैंने देखा कि जब यहाँ हमने लिया और यहाँ बताया कि साहब एक Cl अंदर चला गया, तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये एक Cl अंदर ही रहेगा, ये बाहर नहीं आ रहा। और बाहर नहीं आ रहा इसका मतलब क्या है कि ये सेकेंडरी वैलेंसी है, ये आयोनाइज नहीं हुई है। केवल जो बाहर थे इस स्फीयर के, जो प्राइमरी वैलेंसी को दिखाता है, वही सिर्फ आयोनाइज हुआ है। और अगर हम इस तीसरे एग्जाम्पल में देखें, अगर इस तीसरे एग्जाम्पल में देखेंगे तो आप इस तीसरे एग्जाम्पल में भी बता सकते हो कि दो जो Cl ये वाले हैं, ये दोनों Cl कैसे हैं? ये प्राइमरी वैलेंसी के नहीं है, ये सेकेंडरी वैलेंसी के हैं, ये ब्रेक नहीं होंगे। सिर्फ ये जो बाहर जो है ये ब्रेक होगा, ठीक है ना? दिस वन विल ओनली ब्रेक। मेरी बात समझ में आ गई? तो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी में आप ये बता सकते हो कि कौन आयनाइजेबल है, कौन आयनाइजेबल नहीं है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बता दूं, अगर हम यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी, क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो मेन बात है वो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी ही है, इसके अलावा कुछ है नहीं, ठीक है ना? तो इसीलिए आपको इसका डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है कि क्या प्राइमरी वैलेंसी है, क्या सेकेंडरी वैलेंसी है, किस तरीके से ये चेंज हो रही है, नहीं हो रही है, कैसी प्रॉपर्टीज ये रखती है। दूसरा, प्राइमरी वैलेंसी हमेशा और हमेशा कौन दिखाता है? ऑक्सीडेशन स्टेट। सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वही उसकी प्राइमरी वैलेंसी को दिखाएगा, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी कौन दिखाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर, जो समन्वय संख्या होती है वो सेकेंडरी वैलेंसी, और जो कोऑर्डिनेशन नंबर सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो प्राइमरी वैलेंसी होती है, ठीक है? अच्छा, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को जब हम किसी स्ट्रक्चर को जब हम लिखते हैं तो कैसे रिप्रेजेंट करें? देखो, प्राइमरी वैलेंसी को हम हमेशा डॉट स्ट्रक्चर से, डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, और सेकेंडरी जो आपका वो है वैलेंसी है, उसको हम हमेशा सॉलिड लाइन से दिखाते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर अगर एक एग्जांपल लूं, ये जो हमने अभी ऊपर लिया था, और मैं यहाँ पर बताऊं कि ये सब सेंट्रल मेटल एटम है कोबाल्ट, और इससे हमने कितने, इससे हमने 6 NH3 जोड़ दिए, ये NH3 हमने जोड़ दिया, ये NH3, ये NH3, और ये सब ने अपना लोन पेयर प्रोवाइड कर दिया और ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म कर दिया, ठीक है? और ये इस तरीके से ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर में हमने इसको डाल दिया, और यहाँ पर इसके पास में P प्लस चार्ज आ गया, जिसको सैचुरेट करने के लिए हम यहाँ पर 3 Cl माइनस लेते थे, ठीक है? तो देखो, इसको हम, ये तो मैंने जो एरो दिखाए हैं ये सिर्फ आपको ये बताने के लिए दिखाए हैं कि ये क्या ले रहा है, दो लोन पेयर जो आपका लिगेंड है वो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? तो इनको हम किससे दिखाएंगे? सॉलिड लाइन से दिखाएंगे। ये हमने सॉलिड लाइन से दिखाए सारे के सारे, क्यों? क्योंकि ये सेकेंडरी वैलेंसी है। सेकेंडरी वैलेंसी क्यों है? क्योंकि मैंने इसको तीनों को किसमें रखा, 6 के 6 जो अमोनिया है वो उसको किसमें रखा हुआ है? इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में रखा हुआ है, ठीक है? अब मैं इसको बार बार ऊपर ना लेके जाऊं, इसलिए मैं इसको यहाँ पर नीचे ही लिख देता हूँ, ताकि आप लोगों को यहीं के यहीं इस चीज को समझने में आसानी हो जाए। ये ठीक है? अब ये सारे के सारे हमने सॉलिड लाइन से, क्योंकि मैंने कहा कि प्राइमरी वैलेंसीज को हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और सेकेंडरी वैलेंसी को हम से रिप्रेजेंट करते हैं सॉलिड लाइन से। प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से और सेकेंडरी वैलेंसी को उससे। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं एक Cl को यहाँ अंदर लूंगा और एक NH3 को हटा दूंगा, है ना? यही हमने किया था। तो हमारा दूसरा एग्जाम्पल क्या था? उस दूसरा एग्जाम्पल ये था
कि ये हमारे पास में था 5, यहाँ पर एक आ गया Cl और ये 3 की जगह हो गए 2। अब इसको कैसे दिखाऊं मैं? तो देखो यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी है और यहाँ एक NH3 को मैं हटा देता हूं। इस वाली NH3 को मान लीजिए कि मैंने हटा दिया और इसकी जगह क्या लगा दिया मैंने? Cl लगा दिया। अब ये Cl लगा दिया, इसका मतलब क्या है? अच्छा, एक चीज एक गड़बड़ कर दी मैंने, ठीक है, इसमें वापस ले रहा हूँ पीछे। ओके, मैं यहाँ पर गड़बड़ ये कही कि मैंने सेकेंडरी वैलेंसीज को तो शो कर दिया बेटा, थर्ड ये जो हमारे पास में प्राइमरी वैलेंसीज थी इसको शो नहीं किया था, है ना? तो इसको मैं शो करूंगा। देखो ये 3 Cl हैं, इसको आप इस तरीके से जमाओगे कि मैक्सिमम जो अट्रैक्ट मतलब मिनिमम रिपल्शन होना चाहिए। और मिनिमम वैसे तो हम कहीं पर भी रख सकते हैं तो, लेकिन कोशिश हमारी यही रहती है कि मिनिमम रिपल्शन हो ताकि हम उसको जस्टिफाई कर सके। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा मैक्सिमम उस पर जमा देंगे। तो मैं देखो इसको इस तरीके से कोशिश करता हूँ लगाने की ताकि ये मैक्सिमम दूरी पर रहें। तो ये हमारा Cl है, ये हमारा डॉटेड लाइन से Cl है और ये हमारा डॉटेड लाइन से Cl है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये देखा कि ये प्राइमरी वैलेंसी हो गई जो डॉटेड लाइन से शो हो रखे हैं, और ये जो सॉलिड लाइन से शो हो रहे हैं वो सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, ये मैंने यहाँ से एक अमोनिया हटा दिया और उसकी जगह 5 अमोनिया आ गए, एक Cl अंदर आ गया और 3 की जगह 2 Cl बाहर हो गए, ठीक है। अब इस तरह से अगर मेरे पास में होगा तो क्या होगा? तो होगा ये कि ये जो Cl है इसको मैंने यहां ले लिया अंदर, इस तरीके से, ठीक है। ये मेरा सेकेंडरी वैलेंसी का था, इसलिए मैंने इसको किससे रिप्रेजेंट किया है? सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया है। और मेरे पास में 2 हैं सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी के, जो 2 हैं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? ये जो पुराने वाले हैं इन सबको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने यहां से इसको मिटा दिया क्योंकि हमें मैक्सिमम डिस्टेंस पर रखना है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस पर हम रखेंगे तो ये एक दूसरे के अपोजिट अगर होते हैं तो मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहेंगे। तो मैंने ये लगा दिया, एक Cl इधर और एक Cl इधर। ये क्या हो गए? ये प्राइमरी वैलेंसी को शो कर रहा है और ये आपका सेकेंडरी वैलेंसी को शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप और दूसरे जो कंपाउंड्स थे उनको भी आप यहाँ पर 4 कर लो अमोनिया, यहाँ पर Cl2 जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसमें 2 Cl ले आओ, यहाँ पर फिर एक प्राइमरी वैलेंसी रह जाएगी। तो इस तरीके से आप अलग अलग कंपाउंड का क्या बना सकते हैं? स्ट्रक्चर। इसको हम थोड़ा और बाद में देखेंगे डिटेल में। मैं यहाँ पर जो बताने वाला था वो ये था कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को हम रिप्रेजेंट कैसे करें जब हम किसी का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं तो, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी वैलेंसी को हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और सेकेंडरी वैलेंसी को हम जो सॉलिड लाइन है उससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें क्या है कि जो आपका प्राइमरी वैलेंसी है, हालांकि मैं उसको बता चुका हूं, वापस से बता रहा हूं कि प्राइमरी वैलेंसी को हमेशा स्फीयर के बाद में रखना है, ठीक है ना। कई बार हमको फिर बाद में गड़बड़ हो जाती है, और सेकेंडरी वैलेंसी को हमेशा स्फीयर के अंदर रखना है। अच्छा, एक चीज और कि प्राइमरी वैलेंसी इज नॉन डायरेक्शनल, प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉन डायरेक्शनल देयर बट सेकेंडरी वैलेंसीज आर डायरेक्शनल। अब ये क्या मतलब हुआ? कितने लोग जानते हैं डायरेक्शनल और इनडायरेक्शनल का मतलब? बता सकते हो डायरेक्शनल और इनडायरेक्शनल? देखो, अगर मैं मान लो कि मैं यहाँ पे बात करता हूँ NaCl, ठीक है, एक सिंपल सा हमारे पास में एक सॉल्ट है, इससे हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। तो ये जो Na है बेटे, है ना, इसका जो एटम है या आयन है, अब Cl इसके चारों तरफ घिरा होता है और आपको पता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयन से घिरा होता है और क्लोराइड का भी ऑक्सीडेशन कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। तो चाहे सोडियम हो चाहे क्लोराइड हो, दोनों ही 6 अपोजिटिवली चार्ज पार्टिकल से घिरे हुए रहते हैं।
है ना। चलो उस पर हम नहीं जाते, मैं यहाँ पर आपको डायरेक्शनल इनडायरेक्शनल बता रहा था। तो मुझे सिर्फ इतना सा बता दो कि जो 6 क्लोराइड इस सोडियम को घेरे रहेंगे, वो किसी एक तरफ से घेरे रहेंगे, जैसे कि ये एक सोडियम आ गया, ये एक सोडियम आ क्लोराइड आ गया, ये क्लोराइड आ गया, ये क्लोराइड आ गया, ये क्लोराइड आ गया, और हो गए 6। क्या इस तरीके से होता है, या ऐसे होता है कि भाई ये इसका है और ये क्लोराइड, और ये क्लोराइड, ये भी और क्या इस तरह से होता है, या ऐसे होता है कि ये क्लोराइड, ये सोडियम है और ये क्लोराइड, ये क्लोराइड, ये क्लोराइड, ये क्लोराइड, ये क्लोराइड और ये क्लोराइड। किस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा, इस तरीके का। क्यों इस तरीके का स्ट्रक्चर क्यों होगा, क्योंकि जो आपका न्यूक्लियस है उस पूरे न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा। वो सब तरफ जब पॉजिटिव चार्ज होगा, इसको आप ऐसे लिखोगे तो पॉजिटिव चार्ज तो सब तरफ है, तो कहीं से भी अटैक कर सकता है, वो इधर से भी कर सकता है, इधर से भी कर सकता है, इधर से भी कर सकता है, कहीं से भी कर सकता है। सभी तरफ बराबर बराबर जो है ना इसकी अट्रैक्शन है। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। कोई स्पेशल डायरेक्शन तो है नहीं, तो स्पेशल डायरेक्शन नहीं है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, नॉन डायरेक्शनल। ये कोई डायरेक्शन इसकी नहीं होती जब भी ये किसी अपने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की तरफ आता है तो। लेकिन डायरेक्शनल क्या होगा, डायरेक्शनल वो होगा जब, जैसे आप, अच्छा इसको मैं दूसरी तरीके से और बताता हूं, जब आप एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कराते हो, आपने करवाई होगी एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग, तो यहाँ ये गोला है, अब इसको जब मैं ओवरलैपिंग कराने के लिए पास में लेकर आऊंगा तो कहीं से भी ले आओ, ये जो दो गोले हैं मेरे हाथ से अगर आप देखो तो इसको मैं कहीं से भी ला सकता हूँ, यूं भी ला सकता हूँ, यूं भी ला सकता हूँ, यूं भी ला सकता हूँ, क्योंकि चारों तरफ से सेम है, दो बॉल्स को आप कैसे भी टच करा लो। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक तो लू एस और एक लू पी ऑर्बिटल, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इसी एक्सिस पर इसके पास में लाना पड़ेगा। ये तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन इस डायरेक्शन में अगर मैं यू लेकर के आता हूं इसको, तो ये इस टाइप की ओवरलैपिंग होगी ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ये इसके पास में जब आएगा तो यहाँ पर तो नोडल प्लेन है, वो तो ओवरलैपिंग कर ही नहीं पाएगा। या जब मैं यहाँ पर P और P को लेता हूं तो P और P में देखो आपका ये P और P आपस में लेटरल ओवरलैपिंग कर लेगा, ये P और P जो है वो एक्सियल ओवरलैपिंग कर लेगा। लेकिन एक अगर आपका एक्सियल हो और एक आपका लेटरल हो, क्या ये ओवरलैपिंग कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसे हम बोलते हैं डायरेक्शनल, जहां पर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसको हमें पास में लेकर के आए और कोई ओवरलैपिंग या कोई रिएक्शन या अगर होती है तो, ठीक है। तो प्राइमरी वैलेंसीज जो होती है वो नॉन डायरेक्शनल होती है, चारों तरफ चार्ज है, चारों तरफ में से कहीं भी से भी वो आ सकता है, और ये कभी भी ज्योमेट्री नहीं बताती। जब उसका कोई डायरेक्शन ही नहीं है तो किस डायरेक्शन में मैं बताऊं कि सब वो कोई पर्टिकुलर ज्योमेट्री फॉर्म कर रहा होगा। लेकिन अगर डायरेक्शनल है तो डायरेक्शनल में क्या होगा, डायरेक्शनल में उसकी एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री होगी, और वो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसको आप बोलोगे कि अगर मान लो कि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपके पास में यहाँ पर 2 है तो वो हमेशा लीनियर ही बनाएगा, है ना, एक ये पर और एक ये हमेशा लीनियर बनाए। अगर एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, लीनियर बना, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, लीनियर बना। लेकिन अगर आपके पास में नंबर जो है वो 3 अगर हुआ तो क्या बनाएगा, वो ट्रायगोनल बना लेगा, ठीक है ना। अभी ट्रायगोनल इस तरह से होगा, अगर 4 होगा तो क्या बनाएगा, टेट्राहेड्रल बनाएगा या स्क्वायर प्लैनर बनाएगा, 5 होगा तो पेंटागोनल बनाएगा, 6 होगा तो ऑक्टाहेड्रल बनाएगा। तो ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर जिसको आप बोल रहे हो, वो हमेशा होते हैं डायरेक्शनल, और प्राइमरी वैलेंसीज जिसे आप कह रहे हो वो सब क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसीज किस तरीके से होती हैं। अब देखो प्राइमरी वैलेंसीज को कई बार हम बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल के हिसाब से भी है ना, जितनी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना ही उसका प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगा। इसको हम प्राइमरी वैलेंसी भी बोलते हैं, प्रिंसिपल वैलेंसी भी बोलते हैं, और जो हमारी सेकेंडरी वैलेंसी है उसको हम ऑक्सिलरी वैलेंसी भी बोलते हैं। कई जगहों पर कई बुक्स में आप यहाँ देखोगे कि ये जो प्राइमरी वैलेंसी है हमारे पास, इस प्राइमरी वैलेंसी को आप क्या बोल दोगे, यहाँ पर आप इसको बोल दोगे प्रिंसिपल वैलेंसी,
और ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है इसको आप बोल दोगे ऑक्सिलरी वैलेंस, ठीक है। तो ये प्राइमरी वैलेंसी भी हो सकती है जिसको आप प्रिंसिपल वैलेंसी बोलोगे, सेकेंडरी वैलेंसी जो है उसको आप ऑक्सिलरी वैलेंसी भी बोल सकते हो। ये प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन जो है उसे वो भी बोल सकते हो, और सेकेंडरी वैलेंसी को आप कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो आपको ये सारे के सारे जो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज की जो बातें थी वो आप लोगों को आई होप समझ में आ गई होंगी। इनके रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो भी समझ में आ गया होगा। एक चीज जो मैं वहां पे बताना आपको भूल गया वो ये कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी कई बार क्या होता है कि एक एटम ऐसा होगा या एक लिगेंड कोई एक ऐसा होगा जो प्राइमरी वैलेंसी में भी आ रहा है और वो सेकेंडरी वैलेंसी में भी आ रहा है। अगर वो दोनों में आ रहा है तो सॉलिड लाइन और डॉटेड लाइन दोनों को हम बिल्कुल पैरेलल पास पास लिख देते हैं इस तरीके से। ये आपका प्राइमरी वैलेंसी आ रहा है और उसके बिल्कुल बगल में हम उसको क्या लगा दें, डॉटेड लाइन, और फिर यहाँ पर क्लोराइड लिख दो। तो इसका मतलब ये है कि दो बार नहीं लिखा क्लोराइड कि ये प्राइमरी वैलेंसी का है और इधर सेकेंडरी वैलेंसी का, नहीं, एक बार ही लिख दिया। जैसे हम यहाँ पर कर सकते हैं कि अगर ये ऐसा होता तो हम इसको क्या कर सकते थे, इसको यहाँ पर शो कर सकते थे क्योंकि वो एक हमारा प्राइमरी वैलेंसी का भी यहाँ पे था, ठीक है ना। तो ये भी हमारे पास में एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है जिसमें हम इजीली इसको बता सकते हैं। अच्छा, एक चीज जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं कई बार बहुत सारे, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे और बहुत सारे बच्चों को अभी पता नहीं समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है कि प्राइमरी वैलेंसी जैसे आप ऑक्सीडेशन स्टेट बोल रहे हो वो कैसे निकाली जाएगी। किसी भी सेंट्रल मेटल एटम की किस तरीके से प्राइमरी वैलेंसी कैलकुलेट की जाती है, वो कैलकुलेट करने के लिए दो तरीके हो, मतलब दो चीजों पे वो डिपेंड करती है। एक तो डिपेंड करती है उसकी खुद की ऑक्सीडेशन स्टेट और दूसरा डिपेंड करती है कि उसके पास जो अंदर जो लिगेंड्स है ना वो कितने लिगेंड्स वहां पे प्रेजेंट हैं और किस नेचर के हैं। क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी आपको मालूम है न्यूट्रल भी हो सकती है और निगेटिव आयन जो है वो भी हो सकता है, तो दोनों के एक कंबाइंड उससे निकलती है। तो मैं आपको एक इसकी निकाल करके दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा जिन लोगों को नहीं मालूम है। तो हमारा जो पहला कंपाउंड था वो कंपाउंड था CONH36। अभी देखो, अभी तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ CONH36 और Cl3, ये अभी थोड़े दिन अगला जब हमारा कल जो जब बात चलेगी ना, जब नोमेनक्लेचर पे बात चलेगी तब हम इसको ऐसे नहीं बोलेंगे कि CONH3 का होल 6 and then CH3 ना, फिर अब इसका नाम वो बोलेंगे हेक्साअमीन कोबाल्ट क्लोराइड, ठीक है ना। और वो जो जब भी आप मेटल आयन लिखोगे उसका आपको ऑक्सीडेशन स्टेट भी वहां पर बताना पड़ेगा। तो हेक्साअमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड इज द IUPAC नेम ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ओके, सो हमको मान लो कि ये सेंट्रल मेटल एटम जो कॉपर, ये जो कोबाल्ट है, इसका हमको निकालना है क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। तो देखो इसको हम निकालते हैं, ये डिपेंड करता है एक तो एटॉमिक नंबर इसका जो भी होगा उस एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगा। तो हम इसको मान लेते हैं कि साहब ये जो 0 है, मतलब सॉरी x है, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। प्लस प्लस क्या होगा, अब हम ये देखेंगे कि इसके साथ में क्या क्या चीजें जुड़ी हुई है। अब ये लिगेंड हमारे पास में जुड़ा हुआ है। अब हमें पता है कि अमोनिया जो है वो कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल। ये आपको मालूम होना चाहिए, जब हमने लिगेंड्स पढ़े तो आपको पता होना चाहिए वो न्यूट्रल लिगेंड है या वो नेगेटिव वाला लिगेंड है या वो पॉजिटिव लिगेंड है। एक सवाल भी आज आया था, उसने क्या है वो बच्ची अलीना, है ना, उसने एक आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्रुप पर, उसने एक सवाल डाला था नाइट्रोसिल एनो ग्रुप के लिए। अब एनो जो है वो मिस्टीरियस है, वो नेगेटिव भी है, वो पॉजिटिव भी है, वो न्यूट्रल भी है। वो जब जहां जाता है वहां पर अलग अलग तरीके की चीजें दिखाता है, ठीक है ना। तो जब अलग अलग तरीके की चीजें दिखाता है तो उसको आप हमेशा एक कैटेगरी में नहीं डाल सकते, वहां पर आपको देखना पड़ेगा कि वो वहां पर प्रेजेंट है तो किस फॉर्म में है, वो पॉजिटिव फॉर्म में है, वो नेगेटिव फॉर्म, वो उसी वजह से उसका जो नेचर है, चाहे वो पेयरिंग करे चाहे वो पेयरिंग ना करे, उसका नेचर बदल जाता है वहां, ठीक है। तो उसको वो एक एक्सेप्शन है कुछ। तो चलो खैर मैं यहाँ पर वापस आता हूँ। अमोनिया, तो अमोनिया है न्यूट्रल, तो हम इसको मान लेते हैं न्यूट्रल 0। और कितने हैं 6, तो इसको हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। देन फिर क्या है, देन है हमारे पास में क्या है, कुछ क्लोराइड, क्या है
क्लोराइड। तो हम यहाँ पर करेंगे क्लोराइड। क्लोराइड के पास में कितना चार्ज होता है? क्लोराइड के पास चार्ज होता है -1। कितने हैं? 3। तो यहाँ और ये सबका टोटल चार्ज कितना होना चाहिए? 0। अब मॉलिक्यूल है ना पूरा का पूरा, तो ये हो जाएगा आपका x, ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा -3 और ये 0 और ये x इक्वल्स टू हो जाएगा +3। तो ये इस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि ये जो कोबाल्ट है ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ये यहाँ पे प्रेजेंट है। अब देखो ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? प्राइमरी वैलेंसी। तो ये जो है वो है आपकी प्राइमरी वैलेंसी। अब मैं एक कंपाउंड और लिखूं अगर यहाँ पे इसी का, अगर मैं एक क्लोरीन को अंदर ले लेता हूं और एक अमोनिया जो है उसको हटा देता हूं, तो मेरे पास में कंपाउंड क्या बचेगा? मेरे पास में कंपाउंड बचेगा ये ये ठीक है। अब मैं इसको करके देखता हूँ कि साहब ये किस तरीके से आएगा। तो देखो CO की हमें निकालनी है, तो CO का हम रख देते हैं x, यहाँ पर हम रख देते हैं कि इसकी होती है 0 और ये है 5। ठीक है, उसके बाद में फिर प्लस, फिर हमारे पास में ये क्या है? एक Cl है नहीं? तो ये मान लीजिए कि ये हो जाएगी आपकी -1। ठीक, और फिर उसके बाद में क्या है? ये 2 है तो ये इसको भी आप ले लो, ये -1 है लेकिन मल्टीप्लाइड बाय 2 और ये सबका टोटल क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर भी सेम वही आ जाएगी स्थिति कि ये हो गया, फिर ये 0 हो गया, फिर ये एक माइनस का और ये 2 माइनस के हो जाएंगे, तो ये माइनस के हो जाएंगे। 3 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू +3। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया? 3। तो चाहे हम ये वाला कंपाउंड ले लें, चाहे हम ये वाला कंपाउंड ले लें, दोनों ही स्थिति में इसकी जो प्राइमरी वैलेंसी है वो चेंज नहीं हुई है, सेम है ना? ऑक्सीडेशन स्टेट सॉरी चेंज नहीं हुई है, वो क्या है? सेम है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? सो इस तरीके से आप यहाँ पर बता सकते हो कि जो प्राइमरी वैलेंसी है या सेकेंडरी वैलेंसी है वो किस तरीके से काम करती है। ओके, नेक्स्ट अब मेन जो बात आती है, तो मैंने आपको यहाँ पर थोड़ी सी बात बताई वार्नर थ्योरी की शुरू से लेकर के कि उसने किस तरीके से काम किया, किस तरीके से अपने पोस्टुलेट्स दिए और उन जो जो चीजें उसकी स्टडी में सामने आई वो सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों को अभी बता दी कि वो सारी की सारी चीजें किस तरीके से काम करती हैं और किस तरीके से होती हैं। यहाँ पर कुछ और बातें मैं आपको अगर मैं बताऊं तो कुछ एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो है वो भी वार्नर ने अपनी, जब इन सारे कंपाउंड्स को वो स्टडी कर रहे थे और कुछ उन कंपाउंड्स के वो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स उन पर करके देखे, कैसे पता चला कि साहब वहां प्राइमरी वैलेंसी 2 है, क्या प्राइमरी वैलेंसी 3 है, या सेकेंडरी वैलेंसी जो है 6 है या 4 है। इसको पता लगाने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप तैयार किया। और वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था? एक तो वही एक तो हम क्या करते हैं, एक फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं किसी भी कंपाउंड का, सर कि साहब वो दिखता कैसे है ना? अब दिखने वाली चीजों में जो चीज आती है वो ये आती है कि उसका कलर कैसा है। तो सबसे पहला जो कंपाउंड उन्होंने स्टडी किया था वो था ल्यूटोकोबाल्टिक क्लोराइड। अब ल्यूटोकोबाल्टिक क्लोराइड पर अगर हम थोड़ी सी बात करें यहाँ पे, तो उसको कुछ इस तरीके से लिखते थे वो COCl3। देखो उस समय तक IUPAC नहीं था, 1893 में IUPAC नोमेनक्लेचर नहीं था, तो उनके नाम देने का तरीका जो है वो जो कॉमन तरीका था वो था उसके कलर के अपीयरेंस और इन सब चीजों को लेकर के उनको हम लिख भी नहीं पाते थे, उनका स्ट्रक्चर भी नहीं दे पाते थे, तो वो कुछ इस तरीके से इस कंपाउंड को लिखते थे। अभी 5 मिनट में ये अभी क्लास वो हो जाएगी अपने आप डिस्कनेक्ट, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखोगे इस बात का। तो ये ल्यूटो कोबाल्टिक क्लोराइड उन्होंने इस पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए। ये वही वाला कंपाउंड है, ये वाला दिस वन ये वाला कंपाउंड है, लेकिन उसको हम तब ऐसे नहीं लिखते थे, ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर बाहर ये नहीं लिखते थे, तब वो इसको इस तरीके से लिखते थे और इसका नाम भी जो है वो उस तरह से नहीं देते थे कि साहब इसका नाम हेक्सासाइनो सॉरी हेक्सासाइनो नहीं, हेक्सा एमिनो कोबाल्ट 3 क्लोराइड है ना, उसको इस तरह से देते थे। इसका नाम था ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड।
ठीक है। अब ये जो ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड था, इसको इन्होंने स्टडी किया। तो देखो पहला तो ये था कि ये येलो कलर का था, येलो ऑरेंज कलर का था, क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरा क्या, फिर इन्होंने एक सेटअप तैयार किया कि इन्होंने AgNO3 के साथ में इसकी रिएक्शन करवाई। किसके साथ? AgNO3 के साथ। अब देखो AgNO3 के साथ में रिएक्शन जब करवाई तो हमें पता है कि ये जो Ag है और NO3 माइनस जो है ये ब्रेक होगा और इसमें जो प्राइमरी वैलेंसी होगी वो इस Ag के साथ में रिएक्ट करेगी। तो इसको रिएक्शन के बाद में पता चला कि साहब ये तो ना 3 मॉलिक्यूल ऑफ AgCl बनाता है। अब AgCl के 3 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, इसका मतलब इन्होंने देख लिया कि इस कंपाउंड में जो Cl है वो 3 प्राइमरी वैलेंसी वाले हैं। तो तीनों के तीनों जो Cl हैं वो प्राइमरी वैलेंसी के प्रेजेंट हैं। ठीक है। दूसरी चीज इन्होंने क्या कही, अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे भी लिख देता हूं ताकि सामने आप लोगों के रहेगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये 3 जो है वो प्राइमरी वैलेंसी के थे, इसीलिए AgNO3 के साथ में रिएक्शन कराने पे ये तीनों के तीनों Cl जो है वो इस Ag के साथ में AgCl बना दिया। अब अगर मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ में कराऊं, इसकी रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में कराऊं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। जब मैंने इसकी रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में कराई तो इसने क्या कंपाउंड दिया, इसमें कंपाउंड दिया CO2 SO4 का होल थ्राइस 12 NH3, ये कंपाउंड इसने दिया। और ये कंपाउंड ये बताता है, क्या बताता है कि देखो ये SO4 जो है ना, इसके पास में क्या चार्ज है, SO4 के पास में चार्ज होता है 2 माइनस और ये 3 है, इसका मतलब 6 माइनस चार्ज इसके पास में है। और ये 2 है, तो ये 2 है तो इसका मतलब इसके पास 6 प्लस के चार्ज हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब ये CO जो है वो 3 प्लस है और ये 12 अमोनिया है, तो ये टाइमर बना रहा है, इसके पास में 6 एमीन ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो ये जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से जब रिएक्शन कराई और ये कंपाउंड बना तो इससे ये पता चला कि जो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी है वो अमोनिया से सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ जब AgNO3 के साथ में रिएक्शन कराई थी तो पता चला था कि प्राइमरी वैलेंसी जो है वो Cl के साथ में दे रही है। दूसरी एक चीज और कि ये आयनिक कंपाउंड बन रहा था, इस वजह से हमने ये बताया कि साहब ये प्राइमरी वैलेंसी है, जबकि यहाँ पर इसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिखते हैं और ये कंपाउंड बना तो इससे हमने बताया कि ये कोवेलेंट नेचर का मतलब जो अंदर का जो आपके लिगेंड्स है वो है। साथ में जब हमने इसका कंडक्टिविटी मेजरमेंट किया तो कंडक्टिविटी मेजरमेंट के अंदर इसमें 4 आयंस की कंडक्टिविटी आई। 4 आयंस की क्यों आई? क्योंकि एक आयन तो हो गया CO3 प्लस और 3 आयन हो गए Cl माइनस के और बाकी का ये क्या था, ये तो न्यूट्रल था, है ना। अगर हम इसको ब्रेक करते थे इसको तो हम यही तो ब्रेक करते थे, साहब ये CO और NH3 का होल 6 और ये 3 प्लस बना रहा है, तो एक आयन तो ये हो गया आपका और 3 आयन आपके Cl माइनस के हो गए, तो 3 और 1 4 आयंस। तो कंडक्टिविटी मेथड में इसमें जो आयंस आए वो 4 निकल के आए, तो उससे भी ये प्रूव हो गया कि ये जो स्ट्रक्चर हमने लिखा है वो सही लिखा है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स, ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट बहुत सारे कंपाउंड्स पर उन्होंने अप्लाई किए। पहला उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते थे, वो कैसा कलर का है,